चैप्टर 19 राज मल्होत्रा की एंट्री, जय की उलझन। अब आगे। अगली सुबह धड़कन और काव्या दोनों ही कॉलेज के लिए निकल गए थे। कॉलेज पहुंचकर उन दोनों ने वही देखा जो कल इस कॉलेज के ग्राउंड में देखा, जहां आज भी वीर सर उसकी गैंग नए स्टूडेंट की रैगिंग कर रहे थे। काव्या और धड़कन ने उन सबको इग्नोर किया और आगे बढ़ गई थी। उन दोनों को जाता देखकर वीर और उसकी गैंग ने कुछ नहीं कहा। काव्या और धड़कन दोनों कुछ दूरी पर आगे बढ़े ही थे कि उन दोनों के कानों में आवाज सुनाई दी, सुनो एक्सक्यूमी ओ हेलो। उन दोनों ने मुड़कर देखा तो एक लड़की जो उन दोनों की ही उम्र की थी, वो भागते हुए उन्हीं के पास आ रही थी। उस लड़की को देखते ही धड़कन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि ये कोई नहीं माया थी। धड़कन ने माया को ऊपर से नीचे तक देखा। माया ने इस वक्त व्हाइट कलर की बेबी फ्रॉक पहनी हुई थी और पैर में व्हाइट शूज, हाथ में व्हाइट कलर का डायमंड ब्रेसलेट और गले में पतली से गोल्डन चेन, चेहरे पर नाम मात्र का मेकअप। माया इस वक्त बर्बी डॉल लग रही थी। धड़कन अपने मन में बोली, नॉट बैड भाई, आपकी चॉइस तो कमाल की है, मानना पड़ेगा आपको भाई। क्या भाभी ढूंढी है, एकदम हूर की पारी। उद्धरण चिन्ह। धड़कन माया को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। माया भागते हुए उनके पास ही आ रही थी। माया उन दोनों के पास आकर हाफते हुए बोली, हाय गल में तुम दोनों को मैं कब से आवाज लगा रही थी, पर तुम दोनों सुन ही नहीं रहे थे। उद्धरण चिन्ह। ये बोल माया ने जोर जोर से सांसें लेने लगी थी। कुछ वक्त बाद माया ने खुद को शांत किया, फिर काव्या और धड़कन को देखा। माया की बात सुन इन दोनों ने एक दूसरे को देखने लगे। धड़कन ने ऐसे प्रेटेंड किया जैसे वो माया को जानती ही नहीं हो। धड़कन आगे बढ़कर बोली, सॉरी यार, हमने सुना नहीं। ये बोल धड़कन हल्का सा मुस्कुरा देती है। माया धड़कन की तरफ देखकर बोली, यार सॉरी मत बोल, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। दरअसल मैं यहाँ नहीं हूँ, आज मेरा कॉलेज में पहला दिन है और मैं किसी को नहीं जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। माया के चेहरे पर उदासी छा गई। काव्या और धड़कन माया का क्यूट चेहरा देखकर हंस दिए और काव्या ने कहा, हम दोनों भी नए हैं, हम भी 2 दिन पहले ही कॉलेज आए हैं। ओह वैसे मेरा नाम माया है, माया सिंघानिया, और मैं यही की हूँ, मतलब मुंबई की। और आप लोग माया ने कहा। माया की बात सुन धड़कन ने कहा, हाय मेरा नाम धड़कन ठाकुर है और मैं गुजरात से हूँ। फिर काव्या की तरफ इशारा करके बोली, ये काव्या माथुर है और ये दिल्ली से है, और एक बात, हम दोनों कोलोरसीप स्टूडेंट हैं और हम दोनों यही सिंघानिया गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं। वाओ, कोलोरशिप स्टूडेंट, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, क्या आप दोनों मुझसे दोस्ती करेगी? माया ने एक्साइटेड होते हुए कहा। धड़कन और काव्या दोनों ने अपना सर हाँ में हिला दिया और माया की दोस्ती एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि उन दोनों को माया बहुत प्यारी लगी थी और साफ दिल भी माया खुशी से उछलकर उन दोनों के गले लग गई और उछलते हुए बोली, थैंक यू मेरी दोस्ती एक्सेप्ट करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। माया की ऐसे बचकानी हरकत पर काव्या और धड़कन ने अपना सरना में हिला दिया, क्योंकि माया इस वक्त किसी 5 साल की बच्ची से कम नहीं लग रही थी। धड़कन ने माया को ऐसे खुश होता हुआ देख अपने मन में बोली, सच में भाई ने एक छोटी बच्ची से प्यार किया है, पर जो भी है ये बहुत इनोसेंट और प्यारी है, लाइक डॉल। जो भी हो, पर मुझे मेरी भाभी बहुत पसंद है। धड़कन माया को देख बस मुस्कुराए जा रही थी और यह माया बच्चों की तरह उछल कूद कर रही थी। थोड़ी देर बाद तीनों क्लास में चले गए, पर वहाँ कोई था जो बड़े ध्यान से उन तीनों की बात सुन रहा था। ये और कोई नहीं, वीर था। भले ही वो अपने दोस्त के साथ था, पर वो बड़े ध्यान से उन तीनों की बात सुनी थी। वीरा अपने मन में तो छोटी ने मेरे बारे में नहीं बताया, यानी कि वो छुपाना चाहती है कि मैं उसका भाई हूँ और वो मेरी बहन। ठीक है छोटी, तुम यही चाहती हो तो वही सही। दूसरी तरफ तीनों क्लासरूम में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर भी आ गए। उसने अपना लेक्चर लिया और क्लास से बाहर चले गए थे। अभी दूसरे लेक्चर के लिए टाइम था, इसलिए तीनों लड़कियां भी अपना नाश्ता करने के लिए कैंटीन चली गई। वहां जाके एक खाली टेबल पर बैठ गई। काव्या, तुम्हें नाश्ते में क्या चाहिए? और माया, तुम्हें भी, क्योंकि मैं आपने लिए चाय ऑर्डर करने का रही हूँ। धड़कन अपनी चेयर से उठकर बोली, मेरे लिए कॉफी। और माया, तुम्हारे लिए? काव्या ने पूछा। मेरे लिए सैंडविच लाना, मैं सुबह घर में चाय पी कर आई हूँ, माया ने जवाब दिया। धड़कन ऑर्डर देने के लिए चली गई। ऑर्डर देकर वापस आई तो किसी ने इसके रास्ते में अपना पैर रख दिया। धड़कन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से वो उस पैर से टकरा गई।
वो गिरने वाली थी कि किसी मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। जब वो नहीं गिरी तो अपना सर उठा के सामने देखा। उसके ठीक सामने एक लड़का खड़ा था। वो लड़का दिखने में काफी हैंडसम था। उसके नैन नक्श भी बहुत सुंदर थे। वो लड़का धड़कन की आंखों में ही देख रहा था, जो अभी मोटे मोटे चश्मे के पीछे छुपी हुई। संभाल कर चला करो, अभी गिर जाती तो चोट लग जाती। उस लड़के ने धड़कन को सही से खड़ा करते हुए कहा। थैंक्स, आपने हमें गिरने से बचा लिया। धड़कन ने उस लड़के को जवाब दिया। फिर पलटकर आपने पीछे देखा। धड़कन को पीछे देखता देख वो लड़के ने भी अपना सर टेढ़ा करके देखा। एक टेबल पर 2 लड़कियां बैठी थी। उसे देखकर उस लड़के को समझने में देर नहीं लगी कि ये उसी का किया धरा है। अभी तक माया और काव्या भी धड़कन के पास आ गए थे और वो दोनों भी उस टेबल पर बैठी लड़कियों को घूर घूर कर देख रहे थे। उन लड़कियों को देखकर ही धड़कन का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही वो लड़का बोल पड़ा, अंडरस्को, ओह तो तुम हो। तभी मैं सोचूं, ऐसी चिप हरकत कौन कर सकता है, पर तुम तो हो ही चिप और घटिया लड़की, मिस मायरा दीक्षित, अजय दीक्षित की बिगड़ी हुई बेटी, जो ये सिर्फ आपने बाप का पैसा बर्बाद करने आती हो। क्यों, सही कहा ना? और ये तुम्हारी चमची क्या नाम है? फिर सोचने का नाटक करते हुए हांडस को याद आया सोनाली मुखर्जी, बेवकूफ़ लड़की जिसे अपने बॉयफ्रेंड से क्रेडिट कार्ड के सिवा कुछ नहीं चाहिए, लॉयल्टी भी नहीं, उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, ये दोनों लड़की मायरा और सोनाली ही थी जो धड़कन को गिरने की कोशिश की थी। उस लड़के की बात सुनकर मायरा गुस्से में तिलमिला उठी थी। मायरा गुस्से में अपने टेबल पर अपना हाथ मारकर खड़ी होते हुए बोली, अंडस्को, तुम अपने आप को समझते क्या हो मिस्टर राज मल्होत्रा? क्या तुम्हारा हमारे बीच में टांग अड़ाना जरूरी है, जो हर जगह अपनी नाक घुसते रहते हों? ये लड़का था राज मल्होत्रा, नीरव मल्होत्रा का एक लौटा बेटा। ये भी इसी कॉलेज पढ़ता है, पर वीर की क्लास से एक क्लास पीछे। नीरव के पापा भी एक बिजनेसमैन है, पर वीर के पापा जितना बड़ा बिजनेसमैन नहीं। हम इस दीक्षित, जब तक तुम लोग ऐसी हरकत करते रहेंगे तब तक मैं भी अपनी टांग अड़ता रहूंगा। और सच कहूं तो मुझे न तुम लोगों के मामले में तंग अड़ाने में बहुत मजा आता है, राज ने जवाब दिया। राज और मायरा के बीच जंग छिड़ चुकी थी। दोनों में से कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन दोनों की वॉर चल ही रहा था कि तभी कैंटीन में किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई, अंडस्को, यहाँ क्या हो रहा है? आवाज सुनते ही सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वीर और उनके दोस्त जय और मीत खड़े थे। लो, इसी की कमी थी, वो भी आ गया। वैसे भी जहां चुड़ैल रहती है वहां भूत का रहना लजमी है। अंडस्को, राज धीरे से बुदबुदाया। राज की बात किसी और ने सुनी है कि नहीं ये तो नहीं पता, मगर उन तीनों ने, माया, काव्या और धड़कन, सुन ली थी। काव्या और धड़कन राज की बात सुनकर अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे, मगर माया घूर घूर कर राज को ही देख रही थी, जो किसी ने नोटिस नहीं किया था। वो तीनों अभी तक कैंटीन में आकर वही टेबल पर बैठ गए जहां मायरा और सोनाली बैठी थी। मिस्टर राज मल्होत्रा, तुम यहाँ पढ़ने आए हो तो अपनी पढ़ाई करो, हमरे मामले में अपनी टांग मत अड़ावो, समझे तुम? हम पिछले 3 साल से तुम्हें झेल रहे हैं, यही बहुत है, पर इस बार नहीं अंडस्को, वीर ने अपनी आंखों पर से गॉगल निकलते हुए कहा। फिर एक नज़र धड़कन की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। माया ने एक नज़र अपने भाई को देख और फिर धड़कन को, फिर काव्या को जो कहीं देख रही थी। माया में काव्या को नज़रों को फॉलो किया तो वो अपनी खा जाने वाली नज़रों से जय देख रही थी, और वही हाल जय का था। जय का बस चलता तो वह काव्या को अपनी आंखों से ही मार डालता, पर अफसोस वो अभी काव्या को कुछ नहीं कर सकता था। उन दोनों को देखकर माया को इतना तो समझ आ गया था कि उन दोनों, धड़कन और राज, क्या तीनों काव्या की भी अपने भाई और उसके गैंग से बिल्कुल नहीं बनती। वो भी ये सोच रही थी कि कल को पता चले माया वीर की बहन है तो वो लोग उनसे दोस्ती भी रखेगी कि नहीं। वह तनाश इतना बड़ा जो चुका था कि कॉलेज के लगभग अभी स्टूडेंट वहां जमा हो चुके थे। सभी को इकट्ठा देख वीर गुस्से में बोला, अंडस्को, ए अंडस्को, चलो रे सब, किसी को कोई काम नहीं है क्या? निकलो यहाँ से, जो सभी खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। वीर की गुस्से भरी आवाज सुन सभी अपनी अपनी टेबल पर जाके बैठ गए। राज और धड़कन के साथ साथ काव्या भी वीर और उसकी गैंग को घूरते हुए एक टेबल पर जाके बैठ गए। तीनों को बैठते ही राज अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, अंडस्को, हाय, मेरा नाम राज मल्होत्रा है, मैं यही मुंबई का हूँ। राज की बात सुन सभी ने अपना अपना इंट्रो दिया। राज ने जैसे ही माया का पूरा नाम सुना उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये वीर की बहन है। राज माया को कुछ कहना चाहता था,
मगर माया को देखकर लग रहा था शायद वो अपना और वीर का रिश्ता छुपाना चाहती थी। आगे राज ने कुछ न बोलना ही सही समझा। उन तीनों को राज एक अच्छा लड़का लगा। थोड़ी ही देर में तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। काव्या बीच बीच में अपनी चोर नजरों से राज को ही देख रही थी। इस बात से अनजान कोई उसे एक तक देख रहा था। उसका राज को इस तरह देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठी बनाकर रखी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं जय था, को अपनी चेयर पर बैठकर काव्या को ही देख रहा था जो वो राज को देख रही थी। उन चारों ने अपना अपना नाश्ता किया और कैंटीन के बाहर चले गए। उन सब के जाने के बाद मायरा ने वीर से पूछा। वीर, माया ने बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हारी बहन है। माया नहीं चाहती है किसी को पता चले वो मेरी बहन है, वीर ने बना भाव के जवाब दिया। पर क्यों वीर, मायरा ने फिर पूछा। पता नहीं, अब आगे कोई सवाल नहीं, वीर ने जवाब दिया। आगे किसी ने कोई सवाल नहीं किया और अपना अपना नाश्ता करने लगे। वीर ने अपनी नज़र उठाकर सबको देखा तो उसकी नज़र जय पर ठहर गई जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो उन सबके साथ नाश्ता तो कर रहा था पर उसका ध्यान कहीं और ही था। वीर जय को पूछना चाहता था मगर कुछ सोचकर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। ऐसे ही शाम हो गई। अभी तक उन सब की राज से अच्छी दोस्ती हो गई थी। सबको राज बहुत पसंद आया था क्योंकि राज को अपनी अमीरी पर जरा सा भी घमंड नहीं था और ऊपर से वो बहुत समझदार भी था। सबके साथ अच्छा व्यवहार भी करता था। कॉलेज की छुट्टी हुई तो भी अपने अपने घर चले गए। राज और माया भी काव्या और धड़कन को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल गए थी। काव्या और धड़कन भी अपने हॉस्टल चले गए। हॉस्टल पहुंचकर वो दोनों फ्रेश होकर पढ़ाई करने बैठ गए। दूसरी लड़की माया अपने घर में जाकर सोफे पर बैठ गई और जोर से बोली, अंडस्को मॉम मॉम आप कहाँ हो, जल्दी आइए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। माया जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी। माया की आवाज़ सुनकर घर की एक मेड वहां आए और माया को देखकर बोली, अंडस्को छोटी मैडम, मैडम तो अभी तक कॉफ़ी शॉप से नहीं आई। ओह अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे लिए कॉफ़ी बन के लेके आओ, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ अंडस्को। इतना बोलकर माया फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ गर्ल्स हॉस्टल में तीसरे फ्लोर पे एक कमरे में दो लड़कियां बेड पर बैठकर कुछ सोच रही थी। ये और कोई नहीं, मायरा और सोनाली थी जो आज कॉलेज में हुआ। इस वजह से दोनों को धड़कन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन दोनों का अभी तक ये भी पता चल गया था धड़कन और काव्या उसी हॉस्टल में रहती है और कलर सीट स्टूडेंट है। ये बात पता चलते ही वो दोनों धड़कन और काव्या को कैसे परेशान करे यही सब सोच रही थी। दूसरी तरफ एक लड़का एक बड़े से घर के सामने आकर अपनी कार रोकी। कार से बाहर निकलकर वो लड़का घर में चला गया। वो लड़का हॉल में मौजूद सोफे पर बैठ गया। तभी एक औरत अपने हाथ में पानी का ग्लास लेके आई और इस लड़के के सामने करके बोली, अंडस्को आ गया तू, कैसा रहा तेरा दिन बेटा? आज तेरे चेहरे को देखकर ही लग रहा है कि तेरे दिन कैसा रहा होगा। आज तेरे चेहरे की खुशी ही बात रही है, आज कुछ अच्छा हुआ है। माँ, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं खुश हूँ? उस लड़के ने अपनी माँ के हाथ से पानी का ग्लास लेते हुए कहा, राज बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब पता चला जाता है। अब चल बता क्या बात है। ये और कोई नहीं राज था और वो औरत राज की माँ राशि मल्होत्रा थी। अपनी माँ की बात सुन राज ने अपनी माँ से कहा, अंडस्को माँ आपको पता है आज मैं कॉलेज में एक लड़की अंडस्को एक नहीं 3 लड़की से मिला। एक वीर सिंघानिया की बहन माया सिंघानिया से, पर वो अपने भाई की तरफ नहीं है, वो बहुत ही प्यारी है। और एक बात, वो वहाँ वीर और अपना रिश्ता छुपाना चाहती है, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। दूसरी काव्या माथुर, वो बहुत फनी है और क्यूट भी। और तीसरी है धड़कन ठाकुर, ये बहुत अच्छी लड़की है माँ, बहुत प्यारी भी। उसके चेहरे की वो मासूमियत है कितनी अच्छी है माँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। राज के चेहरे पर चमक जाने के नाम ही नहीं ले रही थी। अच्छा वो दिखने में कैसी है, उसके बारे बताते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही। क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? राशि ने राज से सीधा पूछ लिया। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दिखने में बहुत सुंदर तो नहीं पर इतनी बुरी भी नहीं है। जैसी भी है मेरी दोस्त है, मैं उससे कभी अपनी दोस्ती नहीं तोड़ूंगा, राज ने कहा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि दोनों को किसी की आहट सुनाई दी। दोनों ने अपना सर घुमा के देखा तो घर के में डोर से चलते हुए एक उम्रदराज आदमी उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। वो आदमी आकर उन दोनों के सामने लगे सोफे पर बैठ गया।
और उन दोनों को देखकर बोला, क्या बात है, दोनों बहुत ही खुश लग रहे हो। ऐसी कौन सी बात चल रही थी तुम दोनों के बीच, जरा मुझे भी तो बताओ। ये थे नीरव मल्होत्रा, राज के पापा। ऐसा कुछ नहीं है पापा, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। ये थे, राज ने कहा, तुम दोनों फ्रेश होकर आओ, तक मैं तुम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर लेके आती हूँ। इतना बोलकर राशि किचन में चली गई। राज और नीरव जी भी फ्रेश होने अपने कमरे में चले गए। बॉयज हॉस्टल में जय अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। उसके दिमाग में आज कैंटीन में जो कुछ भी हुआ वही सोच रहा था। उसको बार बार काव्या का राज को चोरी चोरी देखना जय को अच्छा नहीं लग रहा था। वो यही समझने की कोशिश कर रहा था, क्यों काव्या का दूसरे लड़के को देखना अच्छा नहीं लगा, क्यों उसे ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। शायद इसलिए क्योंकि काव्या वो पहली लड़की थी जिसने जय को भला बुरा कहा था, सबके सामने इंसल्ट की थी, या फिर जय खुद काव्या को सजा देना चाहता था। दिमाग में कई सारी बातें घूम रही थी और दिल कुछ अलग बेचैनियों से भरा पड़ा था। दिल और दिमाग के उलझनों में बेचारा जय पागल हो रहा था। थोड़ी देर बाद मीत कमरे में आया। उसने जय को देखा जो बेड पर लेटा हुआ था। उसे देखकर मीत ने आवाज लगाए, इंडिस्को, जय चल उठा जा, डिनर का टाइम हो गया है, चल डिनर करके आते हैं। इतना बोल वो मुड़कर जाने लगा, मगर जय का कोई जवाब न मिलने पर मीत के जाते हुए कदम वहीं रुक गए। वो वापस मुड़ के देखा तो जय अभी भी बेड पर लेट हुआ था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जय को इस तरह देखकर मीत को समझ में आ गया था। जय ने उसकी की बात सुनी ही नहीं। मीत जय के पास जाकर बेड पर बैठ गया, फिर झुककर जय के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया और बोला, जय अंडस्को ई। मीत के इस तरह हिलने से जय हड़बड़ा गया और मीत की तरफ देखकर बोला, अरे मीत तू कब आया? उद्धरण चिन्ह, जब तुम किसके ख्यालों में खोया हुआ था? मीत ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं किसके ख्यालों में खोया हुआ था? तू पागल है क्या? जय ने अपनी नजरें चुराते हुए मीत से कहा, अच्छा मैं पागल हूँ? मैं तुझे पागल दिखता हूँ? मैं कब से तुम्हें आवाजें लगा रहा था, अब बता कहाँ गुम था? अंडस्को, मीत ने थोड़ा सख्ती से पूछा। वो अंडस्को वो अंडस्को वो अंडस्को वो। जय की जबान लड़खड़ा रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मीत को क्या जवाब दे। जय अपनी उधेड़ बुन में ही था कि तभी वहां वीर की आवाज गूंज उठी, मैं बताता हूँ। जय कहाँ गुम था, किसके ख्यालों में गुम था? मुझे सब पता है, वीर कमरे में आते हुए बोला। शायद उसने मीत और जय की बात सुन ली थी। मीत ने सवालिया नजरों से वीर को देख फिर जय को। मीत को इस तरह देखता पाकर वीर बोला, अंडस्को, मीत हमारे जय को लवेरिया हो गया है। मैंने देखा था कैसे तू उसे घूर घूर कर देख रहा था। अंडस्को, वीर ने जय की खिंचाई करते हुए कहा। क्या क्या कहा वीर तूने? जय को लवेरिया हो गया है? कब कहा? कौन है वो? मीत को शौक लग गया था और ये बात मीत ने चिल्लाते हुए कही थी। जय को समझने में देर नहीं लगी कि वीर ने उसे कैंटीन में काव्या को देखते हुए देख लिया था और जय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मीत ने वीर से बड़ी बेताबी से पूछा, अंडस्को, वीर तुझे पता है वो कौन है? मुझे बता ना, आखिर मुझे भी तो पता चले। जो लड़का लड़कियों को अपने सर का दर्द समझता था उसे प्यार हो गया। वीर ने एक नज़र मीत के पीछे बैठा जय को देखा, जो उसको अपनी आंखों से ही वीर को कुछ न बोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। वीर को जय की ऐसी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। फिर कुछ सोचकर वीर ने बात बदलते हुए मीत से कहा, अंडस्को, मीत ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जय को तो जानते हो, ये लड़कियों से दूर ही भागता है। इन्हें कोई लड़की पसंद आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं तो बस जय की खिंचाई कर रहा था और तूने सच मान लिया। क्या यार वीर, मैं तो सच ही मान गया था। चल ये सब छोड़, अब चल, डिनर का टाइम हो गया है। मीत ने इतना कहकर बेड से उठ गया। फिर तीनों डिनर करने के लिए नीचे हॉल में आ गए और साथ में बैठकर डिनर करने लगे। बीच बीच में वीर अपनी नज़र उठाकर जय को ही देख रहा था। जय को भी समझने में देर नहीं लगी कि वीर इस बात की खाल निकलेगा ज़रूर। थोड़ी देर में तीनों ने अपना डिनर किया और वापस कमरे में आ गए। तीनों दोस्त बैठकर बातें करने लगे थे। तभी ना जाने मीत के दिमाग में क्या सूझा, मीत ने एकदम से वीर से पूछ लिया, अंडस्को, वीर सच सच बताना, उस दिन धड़कन ने तुम्हें और मायरा को ही देखा था ना? वीर ने घूरकर मीत को देखा तो मीत को समझने में देर नहीं लगी थी कि उसने जो भी पूछा वो सच था। मीत एकदम से ठहके मारकर हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, अंडस्को, लाइक सीरियसली, क्या सच में मायरा तुम पर बैठकर नाच रही थी?
मित की बात सुन वीर के चेहरे पर चिढ़ मंचने लगी थी। उसे देखकर मीत के साथ जय भी हंस पड़ा। अंडस्को यानी कि धड़कन ने हो कहा था, वो सच था। तुम मायरा के साथ सेक्स कर रहे थे या उसे अपने ऊपर बैठाकर डांस करवा रहे थे? अंडस्को, इस बार जय ने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। तो वीर बीच में ही बोल पड़ा, अंडस्को, मैं मायरा के साथ सेक्स ही कर रहा था, पर उस गवार लड़की को डांस लगा तो मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। वीर और चिढ़ गया तो जय और मीत वापस ठहाके मार मार कर हंसने लगे। दोनों को ऐसे रक्षो जैसे हंसता हुआ देखकर वीर इरिटेट होकर कमरे से बाहर निकल गया और वहां से अपने घर चला गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो एक मिनट भी उन दोनों के पास रहा न तो वो दोनों इसका भी दिमाग खराब कर देंगे। जय और मीत भी हंस हंस कर लोटपोट होकर बेड पर गिर गई और वो दोनों धड़कन की बात याद करते करते हंसते हुए ही सो गए। चैप्टर 20। मायरा और धड़कन की टक्कर, वीर को पड़ा दूसरा थप्पड़। दूसरी तरफ गर्ल्स हॉस्टल में अभी तक काव्या और धड़कन दोनों डिनर करने के लिए नीचे हॉल आ गई थी। दोनों चुपचाप बैठकर अपना डिनर कर रही थी कि तभी किसी ने धड़कन की खाने की प्लेट में पानी डाल दिया। एक छपाक अंडस्को की आवाज से पानी प्लेट में गिर गया और गिरने की वजह से पानी प्लेट में से उछलकर सीधा धड़कन पर गिर गया और धड़कन के सारे कपड़े खराब हो गए थे, साथ में पूरा खाना भी खराब हो गया था क्योंकि प्लेट पूरा पानी से भर गया था। ये इतनी जल्दी हुआ कि धड़कन को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। इस वजह से धड़कन एकदम से हड़बड़ाते हुए अपनी चेयर से उठ गई और साथ में काव्या भी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपना सर घुमा के सामने देखा तो वहां मायरा और सोनाली सामने की टेबल से टिक कर खड़ी थी और उन दोनों को देखकर डेविल स्माइल कर रही थी। उन दोनों को स्माइल करता देख काव्या और धड़कन को समझने में देर नहीं लगी कि ये इन्हीं दिनों का किया धरा है। छू छू, क्या हुआ? खाना खराब हो गया और साथ में कपड़े भी, ये तो बहुत गलत हुआ। अंडस्को इतना बोल मायरा धड़कन के पास आकर खड़ी हो गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मायरा धड़कन को ऐसे देख रही थी जैसे वो धड़कन का मजाक उड़ा रही हो। मायरा कुछ सोचकर वापस बोल पाती उससे पहले ही एक चटाक की आवाज पूरे कैंटीन हॉल में गूंजी। ये थप्पड़ की आवाज थी जो धड़कन के मायरा को मारा था। इस आवाज को सुनकर वहां खाना खा रही सभी लड़कियां मायरा को देखने लगी। उन सभी को अपनी तरफ देखता पाकर मायरा आगे कुछ कहती उससे पहले ही फिर से थप्पड़ की आवाज सुनाई दी, चटाक अंडस्को। ये दूसरा थप्पड़ भी धड़कन ही मायरा को मारा था। 2 थप्पड़ खाने की वजह से मायरा गुस्से में तिलमिला उठी और गुस्से बढ़ते हुए बोली, अंडस्को, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे थाप्स मारा, मुझे मायरा दीक्षित को, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ये बोल मायरा ने धड़कन को थप्पड़ मरने के लिए अपना हाथ उठा लिया, मगर अफसोस धड़कन इस चीज के लिए पहले ही तैयार थी, इसलिए धड़कन ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और मरोड़कर मायरा के पीठ के पीछे लगा दिया। मायरा धड़कन से छूटने के लिए कसमसाने लगी, पर उसके हाथों पर धड़कन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो अपना हाथ छोड़ा नहीं पाई थी और दर्द की वजह से मायरा की आंखों में आंसू आ गए। मगर धड़कन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से में आपने दांत पिसते हुए बोली, अंडस्को, मुझे बाकी लड़कियों की तरह कमजोर समझने की भूल मत करना। मैं धड़कन ठाकुर हूँ। तुम जैसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी को सुधारना अच्छे से आता है। होंगी तू अमीर आपने घर की, लेकिन ये तुम एक मामूली सी स्टूडेंट हो, हम सब की तरह। ये तुम पढ़ने आए हो, वैसे ही हम सभी यह पढ़ने आए हैं। तो आइंदा से मुझसे पंगा लिया ना तो तेरा हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझी? इतना बोल धड़कन ने एक झटके के साथ मायरा का हाथ छोड़ दिया। मायरा खुद को संभाल नहीं पाए और वहीं पर लड़खड़ाते हुए गिर गई। मायरा ने अपने हाथों को देखा जहां धड़कन की उंगलियों के निशान बन गए थे। मायरा ने उस निशान को देखा, फिर धड़कन को कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहां वार्डन आ गई। इतनी भीड़ जमा होते हुए देखकर बोली, यह क्या हो रहा है? क्या तमाशा लगा रखा है? चुपचाप अपना खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाओ। धड़कन ने एक नज़र मायरा और सोनाली को देखा और काव्या के साथ अपने कमरे में चली गई और मायरा आपने दांत पिसते रह गई। सिंघानिया मेंशन। दूसरी तरफ माया हॉल में बैठी अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक कार घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से ममता जी बाहर निकलकर घर में आई तो उसकी नज़र हॉल में बैठी माया पर गई। वो सीधा उसी के पास आ गई। अरे माया बेटा, तुम यह अकेले? जहाँ तक मुझे पता है इस वक्त तुम अपने कमरे में रहती हो, तो आज ये कैसे? कोई बात है क्या? और हाँ, एक बात तो तुम्हें पूछना ही भूल गई, आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन था ना, तो बताओ कैसा रहा तेरा दिन? ममता जी ने माया के पास बैठकर बोली।
मॉम इसीलिए तो मैं ये बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मॉम अंडरस्को मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। माया ने अपनी मॉम का हाथ पकड़कर कहा। हाँ बोलो ना बेटा, क्या कहना चाहती हो? ममता जी ने माया को देखकर कहा प्यार से। मॉम आपको पता है आज कॉलेज में मेरी दोस्ती 2 लड़कियों से हुई और एक लड़के से, वो सब बहुत अच्छे हैं मॉम। फिर माया ने धड़कन, काव्या और राज के बारे में बताया। फिर कॉलेज में जो भी हुआ वो सब अपनी मॉम को बता दिया। मॉम मुझे लगता है धड़कन और भाई की बिल्कुल नहीं बनती है। वो एक दूसरे को ऐसे देखते जैसे वो दोनों एक दूसरे को अपनी आंखों से ही मार डालेंगे। माया ने ममता जी से कहा। माया की बात सुन ममची जोरों से हंस पड़ी। फिर बोली, चलो अच्छा है, कोई तो है जो वीर को टक्कर दे सकता है, वरना मुझे तो लगा था कि हर साल की तरह इस साल भी वीर सबको डरा धमका कर रखेगा। अपनी मॉम की बात सुन माया ने भी हंसकर कहा, अंडरस्को सही कहा मॉम आपने, वरना मेरे भाई से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। क्या बातें हो रही है माँ बेटी के बीच, जरा हमें भी तो बताओ। और हाँ, कौन ऐसा पैदा हो गया है जो मुझसे यानी वीर सिंघानिया को टक्कर दे सके? उद्धरण चिन्ह। ये वीर था जो अभी घर आया था और आते ही अपनी मॉम और बहन की पूरी तो नहीं पर आधी अधूरी बात सुन ली थी। वीर को अपनी तरफ आता देख ममता जी और माया दोनों चुप हो गए। उन दोनों को कुछ न बोलता देख वीर ने फिर पूछा, अंडरस्को क्या हुआ मॉम? कुछ तो बोलिए, आप किसके बारे में बात कर रही थी? कुछ नहीं बेटा, बस हम तो ऐसे ही, कुछ खास नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? ममता जी ने बात को बदलते हुए कहा। अपने मॉम की बात सुनते ही वीर की आंखों के सामने धड़कन का चेहरा घूम गया। मॉम कुछ खास नहीं, वीर ने केजुअली जवाब दिया। फिर माया की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को छोटी तुम क्या सच में चाहती हो कॉलेज में किसी को पता ना चले कि हम दोनों भाई बहन हैं? वीर ने माया को देखते हुए गंभीर होते हुए कहा। तो माया भी सीरियस होकर वीर को जवाब दिया, अंडरस्को हाँ भाई, मैं यही चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में सबको पता चले कि मैं कौन हूँ और मुझे VIP की तरह ट्रीट करे। मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। मुझे अच्छे लोगों से दोस्ती करनी है। मैं उन लोगों के साथ अपना टाइम बिताना चाहती हूँ जिसे अमीर गरीब जैसे शब्दों से कोई लेना देना ना हो। तो प्लीज़ भाई आप या आपके दोस्तों को समझा दीजिए कि वो मेरे बारे में किसी को न बताए। उद्धरण चिन्ह। ठीक है छोटी, तुम यही चाहती हो तो यही सही, पर तुझे कभी ऐसा लगे कि तुझे अपने भाई की जरूरत हो तो तुम मुझे भी झिझक बोल देना, ठीक है? वीर ने माया के सर पर हाथ रख कर कहा। थैंक यू भाई, माया ने खुश होकर कहा। वीर ने प्यारी से स्माइल दी और वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। गर्ल्स हॉस्टल। मायरा अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई थी। इस वक्त वो इतने गुस्से में थी कि अगर धड़कन उसके सामने होती तो वो उसको पक्का जान से मार देती। समय के साथ साथ उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो बेड से उठी और मिरर के सामने खड़ी हो गई। जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो उसके दोनों गाल पर धड़कन की उंगलियों के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे और पूरा चेहरा भी लाल हो गया था। उसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आईने के बाजू में रखे वास को उठाकर आईने पर दे मारा। आईना एक छान की आवाज से टूटकर जमीन पर बिखर गया। वो गुस्से में आईने के छोटे छोटे टुकड़ों को देखकर बोली, अंडरस्को मिस विलेज, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मायरा दीक्षित पर हाथ उठाया है। आज तक मेरे मॉम डैड ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तुमने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी इतने लोगों के सामने। इस बेइज्जती का बदला मैंने तुमसे नहीं लिया, ना कहना। तुम्हारी जिंदगी इस टूटे हुई आईने की तरह बिखर ना दी तो मेरा नाम मायरा दीक्षित नहीं। कुछ टूटने की आवाज़ सुनकर सोनाली जो अपने रूम में थी वो भागकर मायरा के रूम में आई। वहां आकर देख तो मायरा गुस्से में मिरर के सामने खड़ी होकर उस टूटे हुए टुकड़ों को देख रही थी। वो जल्दी से भागकर मायरा के पास आए और मायरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। तो एक पल के लिए सोनाली भी घबरा गई, क्योंकि इस वक्त मायरा की आंखें हद से ज्यादा लाल थी। वो उसे शांत करते हुए अपने साथ ले जाकर बेड पर बिठा दिया और पानी का ग्लास आगे करते हुए बोली, इसे पियो और शांत हो जाओ। हम इसके बारे में वीर से बातें करेंगे। वीर उसको अच्छा सबक सिखाएगा। वीर उसको कॉलेज से निकलवा देगा। सोनाली की बात सुनकर मायरा ने पानी का ग्लास लिया और एक ही सांस में पी गई। फिर वीर को कॉल किया। वीर जो अभी अभी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया था, जो इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में था, वो अपने कपड़े पहनने के लिए चेंज रूम में जा रहा था। अभी उसके कानों में फोन रिंग करने की आवाज सुन दी जो शायद बहुत देर से बाज रहा था। वीर ने जाकर फोन पिक किया तो सामने वाले की बात सुनकर वीर की पकड़ अपने फोन पर मजबूत हो गई।
थोड़ी देर बाद फोन काट गया। वीर ने अपने फोन को घूरा, फिर गुस्से में बोला, मिस वोटेवर, तुम्हें सबको थप्पड़ मरने का बहुत शौक है का? अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर आपने फोन को बेड पर पटक कर चेंजिंग रूम में चला गया। सिंघानिया इंटरनेशनल कॉलेज। अगली सुबह काव्या और धड़कन दोनों कॉलेज के लिए निकल गई थी। जब वो दोनों कॉलेज पहुंची तो कॉलेज गेट पर ही वीर और उसकी गैंग खड़ी थी। काव्या और धड़कन दोनों उन सबको नजरअंदाज करते हुए अंदर जाने लगी कि तभी किसी ने धड़कन को आवाज लगाई, है मिस वोटेवर, कहाँ जा रही हो? इतना सुनते ही धड़कन और काव्या दोनों रुक गए और पीछे मुड़कर दोनों उन सबके पास आ गई। धड़कन ने सबकी तरफ देखकर बोली, किसने बोला रुकने को और क्या काम है? जल्दी बोलो, तुम लोगों की तरह हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। धड़कन की बात सुन वीर, जो अभी तक कार के बोनेट पर बैठा था, वो जंप लगाकर धड़कन के सामने आकर खड़ा हो गया और धड़कन को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। धड़कन ने इस वक्त जो कपड़े पहने थे वो थोड़ा ओवरसाइज का था, जिस कारण धड़कन उस कपड़े में छुपी हुई थी। वीर को इस तरह देखता पाकर धड़कन को थोड़ा अजीब लगा रहा था और साथ गुस्सा भी आ रहा था। वीर को कुछ न बोलता देख धड़कन इरिटेट होते हुए बोली, अगर आपको मुझे घूरना हो गया हो तो आगे बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और एक बात, मेरा नाम धड़कन है तो मुझे मेरे नाम से बुला, फालतू के नाम देने की जरूरत नहीं है। धड़कन की बात सुन वीर जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। वीर को हंसाता हुआ देखकर अभी लोग हंसने लगे। धड़कन वीर को घूर कर देख रही थी और यह जय प्यार से काव्या को ही देख रहा था। जब काव्या की नज़र जय पर पड़ी तो काव्या अपना मुंह आड़ा टेढ़ा कर जय को घूरने लगी। जय ने काव्या को मुंह बनाता हुआ देख अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया, क्योंकि काव्या इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। वीर ने धड़कन को देखते हुए कहा, क्या कहा? तुम्हारा नाम धड़कन है और मैं तुम्हें धड़कन कहकर बुलाऊं? ये तो होना पॉसिबल नहीं है। क्या है ना, तुम जैसी घटिया, बददिमाग और बदसूरत लड़की को मैं अपने मुंह लगा ना तो दूर उसे देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। मुंह संभाल कर मिस्टर सिंघानिया, धड़कन ने सख्ती से जवाब दिया। वीर धड़कन का मजाक उड़ाते हुए कहा, अब बदसूरत को बदसूरत ही कहेंगे न, उसे खूबसूरत थोड़ी ना कहेंगे। और तुम अंडस को तुम क्या अपने आप को कहीं की हूर की पारी समझती हो जो मैं तुम्हें देखूंगा? आपने आपको कभी आईने में देखा है? गवार लगती हो, गवार वो भी गांव की। और तूने कभी आपने आप को देखा है? तुम एक नंबर की ठरकी और बददिमाग लगते हो। बड़ा आया मुझे बदसूरत कहने वाला हूँ। धड़कन ने भी वीर को उसकी ही टोन में जवाब दिया। वीर ने जब धड़कन की बात सुन तो वो गुस्से में बौखला गया। वो गुस्से में आपने दांत किटकिटाते हुए कहा, अंडस को तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरे को थप्पड़ मारने का। तुम जानती भी हो तूने किसे थप्पड़ मारा है? वो वीर की गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तुम उसे छू सको, और तूने अंडस को, तूने उसे थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वीर बेहद गुस्से में आ चुका था। हिम्मत की तो तुम पूछो मत, कितनी है मुझ में। और एक बात, अपनी गर्लफ्रेंड को काबू में रखो, ऐसे खुले सांड की तरफ घूमने मत दो। उसकी लगाम को कस के पकड़ कर रखो, वरना आज मैंने मारा है, कल कोई और मरेगा। वो तो भी अक्ल है तो तुम भी बेकल हो क्या, जो उसने तुम्हारे सामने दो चार आंसू बहाकर मिर्च मसाला डालकर तुम्हें जो बात बताई वो सुनकर तुम यह मुझसे लड़ने आ गए, वो भी बिना बात की गहराइयों को जाने बिना। अंडस को धड़कन ने भी उसी टोन में कहा। धड़कन का मुंह तोड़ जवाब सुनकर वीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और यह मीत और जय की बोलती बंद हो चुकी थी, क्योंकि धड़कन पहली एक ऐसी लड़की थी जो वीर के मुंह पर जवाब देती थी, वो भी आंखों में आंखें डालकर। वीर गुस्से में धड़कन को कुछ कहता उसे पहले ही धड़कन ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और वो मायरा को ऊपर से नीचे देखकर बोली, अंडस को एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनोगे ना? तुम लोग इंसान को कपड़े देखकर जज करते हो क्या? वो क्या है ना, तुम्हारे कपड़े जितने छोटे हैं उतनी ही छोटी तुम लोगों की सोच है और हरकतें उतनी ही ओछी। मायरा धड़कन को गुस्से में अपनी एक उंगली दिखाकर बोली, अंडस को जुबान संभाल कर बात कर मिस विलेज। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मारे पहने हुए कपड़ों को खरीदना तो बहुत दूर की बात उसे छू भी सको। मायरा की बात सुनकर धड़कन ने अपनी एक नज़र उठा के सबको देखा। जहां वीर धड़कन को गुस्से में देख रहा था, जय अभी भी कभी धड़कन को देखता तो कभी काव्या को। मीत चुपचाप तमाशा देखकर था और सोनाली उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो धड़कन से छुपाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि इस वक्त उसने भी मायरा की तरह वन पीस पहना हुआ था जो थ्री से भी ऊपर तक आ रहा था। सोनाली की इस हरकत पर धड़कन की हंसी छूट गई।
धड़कन मायरा की तरफ देखा, फिर सोनाली की तरफ देखा, फिर बोली, अंडरस्को, तुम मेरी औकात की बात नहीं करो, वही अच्छा है, क्योंकि मेरी औकात तुम लोगों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। मैं बेशक से गरीब हूँ, पर मैं यहाँ अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप लेकर पढ़ने आई हूँ। तुम लोगों की तरह अपने बाप के पैसे से नहीं समझे। और एक बात, तुम लोगों की पहचान अपनी सरनेम की वजह से है। अगर तुम्हारे नाम से तुम लोगों का सरनेम हटा दिया जाए ना, तो तुम लोगों की हालत धोबी के कुत्तों से भी गई गुजरी हो जाएगी। बड़े आए औकात दिखने वाले। फिर वीर की तरफ देख, अंडरस्को, और तुम होंगे इस कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इस कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे हो, इस कॉलेज का मालिक नहीं। तो याद रखना मिस्टर वीर सिंघानिया, तुम उसे डराना जो तुमसे डरते हो मुझे नहीं समझे। और एक बात, अपनी गर्लफ्रेंड को समझा दो, इस बार तो मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा था, अगली बार पंगा लिया ना तो हाथ तोड़ दूंगी। धड़कन की बात सुन वीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। धड़कन ने एक बार फिर सबको वार्निंग भरी नजरों से देखा और वहां से जाने के लिए मुड़ी। उसे पहले ही वीर ने धड़कन के कंधों को पीछे से पकड़ लिया। वीर की पकड़ धड़कन के कंधे पर मजबूत होने के कारण धड़कन का कुर्ता एक चार की आवाज से उसके पीठ तक फट गया। उस आवाज को सुनकर धड़कन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो एकदम से पलट गई। वीर कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक थप्पड़ की आवाज वहां गूंज उठी। ये थप्पड़ धड़कन ने वीर को मारा था। ये आवाज इतनी तेज थी कि सभी स्टूडेंट कॉलेज के अंदर जा रहे थे। वो अपनी जगह पर ही रुककर वीर और धड़कन को देखने लगे। काव्या ने धड़कन को देखते उसने तुरंत उसे दुपट्टे से कवर कर दिया। वीर अपना एक हाथ गाल पर रखकर अपनी जलती निगाहों से धड़कन को ही देख रहा था। फिर अपनी नज़र उठा के चारों तरफ देखा तो सब उसे ही देख रहे थे और यही बात वीर के ईगो को हॉट कर गई। जय और मीत दोनों ने वीर को देखा तो एक पल के लिए वो दोनों भी डर गई, क्योंकि इस वक्त वीर की आंखों में खून उतर आया था। वो मन ही मन धड़कन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो दोनों वीर के गुस्से को अच्छे से जानते थे। वही मायरा और सोनाली थर थर कँप रही थी, क्योंकि वीर इस वक्त वीएस बन चुका था। पर धड़कन के चेहरे पर डर या परेशानी नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आ रही थी। वो भी अपनी आंखों में अंगारे लिए वीर को देख रही थी। धड़कन और काव्या दोनों बिना वक्त गंवाए अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। वीर भी किसी को कुछ भी बोले बिना गुस्से में चला गया। वहां थोड़ी दूर से दो जोड़ी आंखें पूरा तमाशा देख रही थी। उन दोनों को धड़कन पर गर्व था कि धड़कन उसकी दोस्त है। वो इतना दम रखती है कि सच को सच और झूठ को झूठ कह सकती है। ये दोनों और कोई नहीं, माया और राज थे जो कब का कॉलेज आ गए थे और वहां खड़े होकर वीर और धड़कन की लड़ाई देख रहे थे। राज तो धड़कन की मदद करने जाने वाला था, पर माया ने ही उसका हाथ पकड़कर रोक लिया था। उस दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो दोनों कॉलेज में आ गए और अपनी अपनी क्लास की तरफ चले गए। आगे जारी है, क्या करेगा वीर धड़कन के साथ? क्या धड़कन दे पाएंगी वीर को मुंहतोड़ जवाब?